everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the part 1 series of August 2020 Current Affairs Compilation। ठीक है, तो हम लोग अभी तक सितंबर टू मार्च 2021 तक करंट अफेयर कर चुके हैं। आज हम अगस्त के पार्ट 1 करेंगे, कल हम अगस्त का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो जितने भी करंट अफेयर न्यूज़ में रहे थे अगस्त मंथ में, जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं पेपर में जो आई हैं और एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, तो आई ट्राइड कि सारे के सारे करंट अफेयर आप लोगों को मैं करवा दूँ। ठीक है, तो अगस्त के मंथ में जो भी चीज़ें आई थी वो मैंने यहाँ पर कंपाइल करके रखी हुई हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में। ठीक है, जो कि है नगरा आर्किटेक्चर ऑफ अयोध्याज राम मंदिर। देखो, बहुत सारे इश्यूज़ हैं राम मंदिर के साथ में जुड़े हुए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था अपना, तो अब जो है अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अब वो राम मंदिर जो है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, है ना, कितने ज़्यादा उसमें पैसे खर्च होंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। उसका बेसिकली आर्किटेक्चर कैसा होगा। हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं ना कि नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो इन तीनों में से क्या इसका आर्किटेक्चर राम मंदिर का मिलता जुलता है किसी चीज़ से, या फिर तीनों का ये मिक्सचर है, तो किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हमारे लिए रेलेवेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो राम मंदिर है जो अयोध्या में बनेगा, उसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ द नगरा आर्किटेक्चर। ठीक है, नगरा आर्किटेक्चर है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि अभी इसको इनॉग्रेट किया गया था कि अब से इसका काम शुरू हो चुका है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि आर्किटेक्चर कैसा है इसका, यही देखना है हमें। उसको अगर हम ऐसे सच मतलब रट्टा ना मारें, तो आपको सिर्फ एक चीज़ इमेजिन करनी है। अगर आपने टीवी सीरियल्स देखे हैं, चाहे कहानी घर घर की है, चाहे क्योंकि सास बहू की बहू थी है, जो रीसेंट सीरियल्स है वो भी अगर देखे हैं, आपको पता है उन सीरियल्स में एक मंदिर ज़रूर दिखाते हैं, है ना। तो आपने उस मंदिर को इमेजिन करना है, खास करके जो स्टार प्लस के सीरियल्स हैं उनके रिगार्डिंग। तो वो जैसा मंदिर होगा दैट आर दी काइंड ऑफ नगरा आर्किटेक्चर। तो जो जो फीचर्स उस वाले मंदिर में होंगे, हम देखेंगे कि क्या उनमें से वो फीचर राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उससे मिलते जुलते हैं कि नहीं मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या खास बात है। खास बात ये है नगरा आर्किटेक्चर की, ये कहाँ मिलता है, ये नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर पाया जाता है। जितने भी आपके नॉर्दर्न इंडिया है, पूरा नॉर्थ इंडिया है, जितने भी इसे मंदिर मिलेंगे आपको नगरा आर्किटेक्चर के मिलेंगे मैक्सिमम। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में मिलता है आपको द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। और बीच में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको द्रविड़ा प्लस नगरा दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, VESARA, जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हम अगर राम मंदिर की बात करें तो ये जो नगरा स्टाइल है वो कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में है। अयोध्या में ये बन रहा है, यूपी, तो दैट इज़ इन नॉर्थ इंडिया। तो इसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से मिलता जुलता होगा। ठीक है, और अगर हम देखिए इसमें क्या है, नगरा स्टाइल के जितने भी आर्किटेक्चर हैं उनकी सबसे खास बात यह है कि वो एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बने होते हैं, है ना। अगर आपने वो मंदिर इमेजिन किया होगा तो उसको उसके मंदिर शिखर तक जाने के लिए, उस मंदिर एरिया में जाने के लिए बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी, बहुत तो नहीं लेकिन सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। तो इसका एक सबसे खास बात है कि इट इज़ मेड ऑन द अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ये बना होता है। हाइट का बेसिकली सीन यही है कि फ्लड आए तो कोई दिक्कत ना आए, मंदिर के जो भी देवता हम लोगों ने वहाँ पर प्लेस किए हुए हैं, तो कोई भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनसे वो बचे रहे। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म की भी जो भगवान का दर्जा है वो हम सबसे ऊपर है, तो वो उनको थोड़ा सा हम लोग हाइट पर प्लेस करते हैं। तो एक ये खास बात है नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की, सबसे पहली अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे मंडप मिलेंगे। अगर आपने जैसे ही आपने एंटर किया है, सीढ़ियों के द्वारा एंटर किया है, तो आपको एक प्रेयर हॉल सा नज़र आता है। प्रेयर हॉल होता है, उसके आगे जो है देवता की मूर्ति लगी होती है जिसका वो मंदिर होता है। ठीक है, तो वो जो एरिया है जहाँ पर कई सारे पिलर्स लगे हुए हैं, तो दैट एरिया इज़ कॉल्ड दी मंडप। ठीक है, उसमें क्या होता है, मेनली वो प्रेयर हॉल होता है। अगर कोई बहुत बड़ा मंदिर है तो उस प्रेयर हॉल में कई सारी दुकानें भी आ जाती हैं, है ना। तो वो एक बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी उसको लगाया जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, मंडप्स होते हैं, और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कई सारे शिखर होते हैं।
अगर आप इस तरीके से देखो तो ये कि सबसे बड़ा शिखर है, उसके साथ छोटे छोटे कई और शिखर है ना। ये नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो जो सबसे बड़ा शिखर है उस शिखर के अंदर ही क्या होता है, इट इज द गर्भगृह। गर्भगृह होता है जहां पर जो सबसे मेन देवता है, जिसका वो मंदिर है, उसकी मूर्ति प्लेस की जाती है। ठीक है, तो गर्भगृह कहाँ होगा, सबसे बड़े टावर के अंदर होगा। कई सारे और शिखर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कई सारे टावर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे होंगे एज कंपेयर टू द मेन शिखर। ठीक है, तो शिखर देखने को मिलते हैं आपको ये मंडप देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे देखो यहाँ पर पिलर्स लगे हुए हैं, प्रेयर हॉल है ना, और अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से आपने 3 फीचर्स इसके याद कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहता है कि इसके कोई भी बड़े बड़े गेटवेज नहीं होते। अगर हम साउथ की बात करें, जहाँ पर कई बड़े बड़े टेम्पल्स देखे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एंटर करने से पहले बड़े बड़े ये गेट्स लगे होते हैं। इस गेट से एंटर करके आप जो है काफ़ी एक मंदिर, जो एक मंदिर वाला एरिया है, वहाँ पर आप पहुँचते हो, है ना। तो कई सारे बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं चारों दिशाओं में, यहाँ पर साउथ की अगर हम बात करें तो, है ना। लेकिन नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिंपल एक मंदिर होता है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता है, मंडप आता है, गर्भगृह आता है अंडर द शिखर, और अल्टीमेटली सिंपल यहाँ पर कोई भी बाउंड्री वॉल्स या गेटवेज नहीं होते इलैबोरेटली। थोड़े बहुत होते हैं, प्रदक्षिणा पथ भी होता है, छोटा होता है, लेकिन वो जितना साउथ में बड़ा प्रदक्षिणा पथ होता है उतना नॉर्थ में नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, देयर इज नो वाटर टैंक। देखो जितने भी हमारे मंदिर हैं, जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे, चाहे साउथ है चाहे नॉर्थ है, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, यहाँ पर वाटर टैंक का बड़ा एक ट्रेंड है। क्योंकि ये माना जाता है ना कि जैसे अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो फिर गंदे पाँव ना लेके जाओ, गंदे हाथ नहीं लेकर जाओ, तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पर वाटर टैंक की उपस्थिति होती है। कुछ तो ये आपका सैनिटेशन बेसिस की वजह से होता है, कुछ आपका ये एस्थेटिक बेसिस की वजह से भी होता है कि वही सुंदर लगता है पूरा तालाब अगर मंदिर में बना हुआ है तो वाटर टैंक नगरा स्टाइल वाले में नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े मंदिर नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वो आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, और वाटर टैंक भी आपको सदरन जो मंदिर हैं उनमें देखने को मिलेंगे, आपको मस्जिद में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नगरा वाले में कोई भी वाटर टैंक नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो मेन देवता है, जो मेन हमारा गॉड है, जिसके भी नाम पर वो टेम्पल हम लोगों ने बनाया है, उसकी मूर्ति कहाँ होगी, उसकी मूर्ति होगी गर्भगृह में। गर्भगृह जो कौन से शिखर के अंडर है, जो सबसे बड़ा टॉलेस्ट शिखर है उसके अंडर वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, अगर हम फीचर्स देखें, बेसिक फॉर्म क्या है, गर्भगृह होता है, हमने देख लिया, जहाँ पर देवता की मूर्ति एस्टैब्लिश होती है। मंडप है जहाँ पर कोई प्रेयर हॉल है या फिर दुकानें वगैरह लगती हैं अगर बड़ा मंदिर है तो। शिखर है, कई सारे हैं, जसोड़ा शिखर है उसके अंदर ही गर्भगृह है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो वाहना बेसिकली जो भी कोई पर्टिकुलर देवता है उसका एक पर्टिकुलर वाहन होता है ना। तो हमें ही पता है जैसे दुर्गा माँ का शेर है ना, तो ऐसे कई सारे हमारे देवी देवता जिनका वाहन है, तो उनके उस वाहन के रिगार्डिंग कुछ न कुछ उस शिखर पर ये लोग डेकोरेशन ज़रूर करते हैं, है ना। अगर ये बहुत बड़ा शिखर है इस तरीके से, तो इस शिखर के ऊपर क्या है, कुछ न कुछ एक जो वाहन है किसी भी देवी देवता का, वो सिचुएटेड करने की कोशिश करते हैं ये लोग, है ना, इस तरीके से। अगर हम नगर की बात करें तो नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से है, और ये अल्टीमेटली ऊपर ये पोर्टिको टाइप सा है। द्रविड़ा वाले में काफ़ी मतलब आप कह लो कि धीरे धीरे करके जो ब्रेड्थ है वो थोड़ी थोड़ी कम होती चली जा रही है, और जो विसारा स्कूल है वो दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा। अगर नहीं भी याद रहे तो सिंपल वो सीरियल वाला मंदिर आपने इमेजिन करना है, और अल्टीमेटली जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं आपने उसको नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में फिट कर देना है। तो आपको ये पता है, कोई छोटे मंदिर होते हैं तो वाटर टैंक नहीं होता, कोई बड़े बड़े बाउंड्री वॉल्स या गेटवेज नहीं होते। ठीक है, और इसमें प्रदक्षिणा पथ अगर होता भी है तो बहुत छोटा होता है, मंडप्स होते हैं, शिखर होते हैं, गर्भगृह होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी रिसेंटली राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो डिसाइड किया गया है कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो उसका भी आपने एक बार फोटो देख लेना राम मंदिर का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी बन जाए कि किस तरीके से राम मंदिर बनेगा। ठीक बात है, तो आपको नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए इतनी ही चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। आर्ट एंड कल्चर से सीधा
अपना इकोनॉमी के टॉपिक पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, नाम से ही क्लियर है यार, ये तो जन धन, जितने भी लोग हैं आपके कंट्री में उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब चाहे कोई पर्सन रिच है, चाहे कोई पर्सन पुअर है, चाहे कोई फीमेल है, चाहे कोई मेल है, अगर उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो जितने भी बेनिफिट सरकार देती है किसी भी पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ कैश इन द बैंक अकाउंट्स, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एनी इंश्योरेंस, तो वो उसको नहीं मिल पाएंगे। तो अल्टीमेटली हर एक पर्सन का कम से कम एक बैंक अकाउंट तो ज़रूर होना चाहिए। उसमें पैसे हैं नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो भी, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना के टाइम पर सरकार ने सभी लोगों के खातों में, जो गरीब परिवार के लोग थे उनके खातों में 500 रुपये डाले थे, है ना। तो अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो फिर अल्टीमेटली वो पैसे कहाँ पर आएंगे। अब सरकार हर घर जाके तो 500 रुपये नहीं पकड़ा सकती कैश को, क्योंकि ये तो मतलब फिजिबल ही नहीं है यार ये चीज़ तो, ठीक है। तो कम से कम एक पर्सन का बैंक अकाउंट तो होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट के थ्रू सारे के सारे उसकी बैंक के बेनिफिट्स, सारे इंश्योरेंस के बेनिफिट्स या फिर और अदर इंटरमीडिएट्स के बेनिफिट्स भी उसको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां पर एक पर्सन का इंक्लूजन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनेंसेस, कि भाई वो बैंक अकाउंट उसके पास है, ठीक बात, और वो ऑपरेट भी कर सकता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना को 6 साल हो गए हैं ऑफ इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। इतना माना जाता है कि जब 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, 2015 में आई थिंक लॉन्च की गई थी, एक बार ईयर चेक कर लेना, तो जब भी ये लॉन्च किया गया था उसके बाद से लेकर अब तक इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे बैंक अकाउंट्स को ओपन किया गया है। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेसफुल स्कीम, कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सोचे थे वो हम लोगों ने सारे के सारे अचीव कर लिए, तो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसको 6 साल हो गए हैं इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को। हम देखते हैं कि भाई इसकी क्या आप कह लो कि इसके बेनिफिट्स क्या पहुंचे, इसका क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट ये निकला है कि जितने भी आपके रूरल एरियाज में लोग रहते थे, अब उनमें अराउंड 64% लोगों के पास अपने बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में पहले बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, बैंक से नहीं होते थे, अकाउंट का क्या करेंगे, तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही सारी चीज़ें चलती रहती थी। अब क्या है, जितने बैंक्स भी आए हैं तो उसके हिसाब से जितने भी पीपल रूरल एरियाज में रहते हैं उनका जो अकाउंट है वो 64% है। और अगर विमेन की बात करें तो विमेन का 55.2%, मतलब पूरी इंडिया की जो विमेन है उनका 55% ऑफ विमेन हैव देयर अकाउंट्स, हैव देयर बैंक अकाउंट्स। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, क्योंकि एक तरीके से ये आप कह लो कि जेंडर न्यूट्रलिटी को भी प्रमोट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके अंदर अभी तक अराउंड 41 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। इसका मतलब इससे पहले इंडिया में इतने लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, उनको ये नहीं पता था कि भाई बैंक में किस तरीके से काम करवाते हैं, किस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो ये लिमिटेशन थी पहले हमारी, लेकिन अब क्योंकि जनधन योजना शुरुआत कर चुकी थी सरकार, तो इस वजह से अब लोगों को बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं उनके बैंक अकाउंट्स, और अल्टीमेटली उनको सिखाया गया है, उनको अवेयर भी करवाया गया है कि आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है और किस तरीके से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि भाई क्या इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। अगर हम इसके स्कीम के बारे में बात करें तो दैट वाज अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त 2014, यहीं पर आंसर मिल गया हमें हमारा। तो ये तब लॉन्च किया गया था एज द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। वही हमने जो बात करी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो उसी के अंडर आ गए। तो जितना भी आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका रेमिटेंसेज हो, रेमिटेंसेज मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव या तो फॉरेन कंट्री में गया हुआ है या फिर किसी और स्टेट में गया हुआ है, अगर उसने आपको पैसे भिजवाने हैं तो वो कैसे भिजवाएगा, कैश के थ्रू तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपको बैंक अकाउंट में वो पहुंचाएगा। तो इस वजह से क्या है, रेमिटेंसेज वाली सर्विसेज भी लोग ले पाएंगे। क्रेडिट मतलब लोन, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है जिसमें आप रोज़ाना या फिर हर महीने में कुछ ट्रांसफ़र करते हो, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लोन मिल जाता है। तो अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस, कोई दुकान खोलनी है, कोई और चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको लोन मिल जाता है। अगर बैंक अकाउंट ही नहीं होता तो लोन कहाँ से मिलता, तो लोन ले सकते हैं अब लोग। इंश्योरेंस, पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, अगर अकाउंट नहीं होता था तो अब इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। पेंशन,
तो ये सब जो चीज़ें हैं अब लोगों के अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ चुकी है। लोगों को ये अवेयरनेस है कि भाई बैंक अकाउंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको इस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, इस तरीके से पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्कीम बेसिकली क्या कहती थी। इस स्कीम का जो बेसिक मकसद है वो क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑल द पीपल हु वर अनबैंक्ड बिफोर। चाहे वो इंश्योरेंस की सुविधा हो, चाहे वो रेमिटेंसेस की सुविधा हो, चाहे पेंशन की हो, चाहे लोन की हो, किसी भी चीज़ की हो, अल्टीमेटली दे कैन नाउ टेक दैट बेनिफिट्स। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव्स वही थे, टू लोअर कॉस्ट एंड वाइडन द रीच, हर लोगों के पास बैंक अकाउंट खुले जाए। टेनेट्स है इसके बैंकिंग दी अनबैंक्ड, जिनके पास पहले अकाउंट नहीं थे उनके बैंक अकाउंट्स खोले जाए। सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड, जिनके पास पहले इंश्योरेंस नहीं थी अब बैंक अकाउंट्स के थ्रू उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज भी शुरुआत करवाई जाए। अनफंडेड दी फंडिंग दी अनफंडेड, जिन लोगों को पैसा चाहिए था इन द फॉर्म ऑफ लोन अब वो इस स्कीम के थ्रू वो उसको ग्रैब कर सकते हैं। तो दीज आर दी कुछ बेनिफिट्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अकाउंट खुलेगा दैट अकाउंट कैन बी द जीरो बैलेंस अकाउंट, क्योंकि अगर आपने बैंक अकाउंट खोलने के लिए ही किसी पर्सन से 1000 रुपये ले लिए तो फिर वो एक तरीके की लिमिटेशन है, लोग अपना फिर अकाउंट नहीं खुलवाते। तो अकाउंट खुलवाने के लिए जो अवेयरनेस है, जो एक मोटिवेशन है लोगों में, वो कैसे आएगी अगर आप उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोलोगे, है ना, कि मतलब उनको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े और अल्टीमेट जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। तो जीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाते हैं पीएम जनधन योजना में। कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस। जैसे अभी क्या है, जितनी भी किसी बैंक की ब्रांचेस हैं, अगर वो ब्रांच रूरल एरिया में है तो कम से कम 1000 रुपीज़ आपको अकाउंट में रखने पड़ते हैं। अगर आप किसी शहरी जगह पर बैंक है आपका तो उसमें आपको 3 या 5000 रखने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी बैंक टू बैंक। तो कुछ ना कुछ बैलेंस आपको रखना पड़ता है आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पास जनधन योजना वाला अकाउंट है तो फिर आपको कोई भी जो है बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक तरीके की ये मोटिवेशन भी है, जितने पैसे आपके अकाउंट में हैं उतने आप खर्च कर सकते हो। कोई आपको रोक नहीं रहा है कि भाई इतने पैसे तो कम से कम होने ही चाहिए थे इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। दैट इज़ अगेन द मोटिवेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। अभी रिसेंटली इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए हैं, PMJDY से PMJD 2.0 ये लॉन्च की गई है। तो कुछ नए फीचर्स इसमें जो है एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनमें से एक है आपका, पहले क्या था कि हर एक जो घर है, हर एक जो फैमिली है उसके पास कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक बात है। अब क्या है, सिर्फ हम फैमिली पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर एक इंडिविजुअल पर फोकस कर रहे हैं कि अगर उस हाउस में 5 लोग रहते हैं तो उसका सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं, उन 5 पर्सन्स का 5 बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर कोई बच्चा है तो उसको स्कॉलरशिप वगैरह जो आती है वो उसके अकाउंट में आ सके, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एक घर का अकाउंट नहीं, हर एक इंडिविजुअल का अकाउंट इंश्योर करना इस स्कीम के अंडर लाया गया है। ठीक है। सेकंड है इसका रुपे कार्ड इंश्योरेंस। जब आप ये इस पीएम जनधन योजना अकॉर्डिंग आप अकाउंट खुलवाते थे तो फिर अल्टीमेटली आपको कार्ड मिलता था, दैट वाज द रुपे कार्ड, जो आप डेबिट कार्ड की तरह यूज़ कर सकते थे, पैसे निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना, शॉपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो फिर वो जो रुपे कार्ड था उसके साथ कुछ इंश्योरेंस भी मिला था। इंश्योरेंस था उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मतलब है अगर मान लो कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑन द रुपे कार्ड, पहले ये मिलता था आपको 1 लाख रुपए, लेकिन अब ये कितना हो गया है, इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 2 लाख। कब से? फ्रॉम दी 28 ऑफ अगस्त 2018। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस कवर है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है विद द रुपे कार्ड, अब वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है एनहांसमेंट इन द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि अभी मान लो आपके अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, लेकिन आपको बहुत सख्त ज़रूरत है कि भाई मुझे अभी पैसे चाहिए हैं क्योंकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, बैंक में आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करोगे कि भाई मेरे अकाउंट में 5000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, जब मेरे अकाउंट में पैसे मैं डालूंगा तो फिर अल्टीमेटली आप वहाँ से कट करते रहना और उसको दोबारा से आप अपने लिए रिकवर कर लेना। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पहले क्या थी, 5000 रुपये की मिलती थी। अगर आपको बहुत अर्जेंट चीज़ चाहिए है तो फिर आपको 5000 रुपये बैंक अकाउंट दे देता था। लेकिन अब इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है फ्रॉम 5000 टू 10,000।
मतलब अब आप बैंक से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का जो ओवरड्राफ्ट है वो ले सकते हो, अगर आप बहुत किसी अर्जेंट सिचुएशन में फंसे हुए हो और आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर अल्टीमेटली आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। और जो 2,000 रुपये होंगे, 2,000 रुपीज़ तो आपको विदाउट एनी कंडीशन मिल जाएंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे पैसे क्यों चाहिए हैं। लेकिन अगर आपको 2,000 ज़्यादा रुपीज़ चाहिए हैं, चाहे 4 या 5 या 6 या 7, तो फिर आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि आपको ये पैसे क्यों चाहिए हैं और आप इनको कब तक लौटाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 2,000 तक की विदाउट एनी कंडीशन, और उसके बाद कुछ कंडीशंस के साथ में आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फोकस शिफ्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टू एवरी इंडिविजुअल। रुपए कार्ड का इंश्योरेंस बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 1 लाख रुपीज़ टू 2 लाख रुपीज़, और जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया है फ्रॉम 5,000 टू दी 10,000। ठीक बात है, रहेगा याद, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें कि बेसिकली जनधन योजना थी क्या, ये क्यों चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, और इसमें कौन से नए नए फीचर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था अगस्त वाले महीने में, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं जो एलिजिबल हैं, जिनको इस एक्ट के अंदर थोड़ा सा सब्सिडाइज रेट पर फूड मिल सके, उन सबको इंक्लूड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने नोटिस इशू किया है हर एक स्टेट और हर एक यूटी को, कि जितने भी आपके स्टेट या यूटी में डिसेबल्ड पर्सन्स रहते हैं, उसको आप लोगों को एनएफएसए के अंडर बहुत सस्ते दामों पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए तो वो न्यूज़ में था कि डिसेबल्ड पर्सन्स आर नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द लिस्ट ऑफ द एनएफएसए बेनिफिशियरीज। लेकिन बेसिकली ये एक्ट है क्या, इस एक्ट के अंडर कौन कौन से तबके के लोगों को सब्सिडाइज रेट पर फूड दिया जाता है, कितने रुपीज़ पर फूड दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, अगर हम देखें कि इस एक्ट के अंदर क्या है, द एक्ट सेज दैट राइट टू फूड। राइट टू फूड का मतलब है कि भाई आपका ये ह्यूमन राइट है कि आपकी सरकार कम से कम आपको खाना तो प्रोवाइड करे, क्योंकि खाना, सैनिटेशन, वाटर, ये सब आपकी बेसिक नीड्स हैं, और इनको पूरे करने की जो जिम्मेदारी है दैट इज़ ऑल्सो ऑन दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनके देश में जितने भी लोग खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो कुछ ना कुछ प्रोविजंस रखे कि उनको बहुत सस्ते दामों पर वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, राइट टू फूड, ताकि लोग अपनी जो लाइफ है विद डिग्निटी जी सके। क्योंकि जब तक पर्सन खाना नहीं खाता है तब तक उसमें एनर्जी नहीं आती है, एनर्जी नहीं आएगी तो काम करने की जो एफिशिएंसी वो भी नहीं बढ़ पाएगी। जब एफिशिएंसी ही नहीं है आपके अंदर काम करने की, तो फिर आपको कोई जॉब देगा क्यों, है ना, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। फिर इसका मतलब अगर आपको कहीं जाकर एम्प्लॉयमेंट सीख करनी है, एम्प्लॉयमेंट करनी है, जॉब करनी है, तो फिर अल्टीमेटली आपके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी कैसे आएगी? विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे आएगा? खाने से। खाना कहाँ से आएगा? अगर आप अफोर्ड तो कर नहीं सकते, अब खाना आएगा सरकार की तरफ से। ठीक बात है, तो हम देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं कि भाई कैसे ये किसी भी हाउस होल्ड को खाना प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम एनएफएसए की बात करें तो एनएफएसए में ध्यान रखना है आपने, देयर आर 2 काइंड ऑफ हाउस होल्ड्स। पहला हाउस होल्ड है आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, और दूसरे हैं आपके अंत्योदय हाउस होल्ड्स। अंत्योदय हाउस होल्ड्स, जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, ये जितने भी है ना प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो गए चाहे अंत्योदय हाउस होल्ड्स हो गए, दे आर बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी जिस स्टेट की गवर्नमेंट है वो ये बताएगी कि भाई मेरे स्टेट में इतने लोग गरीब हैं और इतने लोग गरीब से भी गरीब हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं ये बेसिकली पुअर पीपल हैं जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो अंत्योदय पीपल हैं, अंत्योदय हाउस होल्ड्स हैं, दे आर दी पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर। दे आर दी पुअरेस्ट ऑफ दी पुअर, कि भाई अब इनकी न्यूट्रिशनल लेवल इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है कि इनको अगर दोबारा आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है तो फिर उनको बहुत बड़े पैमाने पर आपको न्यूट्रिशन लेवल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये दे विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है एनएफएसए के अंडर देयर आर 2 काइंड ऑफ हाउस होल्ड्स, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, दूसरे हैं आपके अंत्योदय हाउस होल्ड्स। दोनों ही पुअर है, बट अंत्योदय आपकी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। इनके जो रिकॉग्निशन है वो कौन करता है? दैट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स।
पेपर में कभी स्टेटमेंट ऐसे आ जाती है कि द रिकॉग्निशन ऑफ द बेनिफिशियरीज इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो आपने ध्यान रखना है स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक बात है। चलो अगर हम बात करें कि किस तरीके से फूड दिया जाता है इनको, तो हम देखते हैं कि एनएफएसए एक्ट के अंदर अभी जो 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है वो इंक्लूडेड है। मतलब पूरे इंडिया में जितनी अर्बन पॉपुलेशन है उसके 50% लोग ऐसे हैं जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी रिगरस सिचुएशन। और 75% रूरल पॉपुलेशन ऐसी है जो अपना खाना अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका मतलब इंडिया में चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, सभी जगहों पर जो खाने की चिंता है वो बहुत ज़्यादा है। लोग अपना खाना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी काइंड ऑफ बैड सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। अगर हम देखें कि भाई इनको खाना किस तरीके से मिलता है, जो भी आपके प्रायोरिटी हाउस होल्ड हैं उनको मिलता है 5 kg पर पर्सन पर मंथ। 5 kg पर पर्सन पर मंथ, मतलब एक मंथ में एक पर्सन के हिसाब से अगर एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो उसको एक पर्सन को कम से कम हर महीने 5 kg का जो फूड ग्रेन है वो दिया जाएगा। ठीक है। और जो आपके अंत्योदय हाउस होल्ड्स हैं, अंत्योदय हाउस होल्ड में टोटल जो आपके पूरे घर के लिए मिलता है आपको 35 kg पर मंथ। 35 kg पर मंथ, यहाँ पर मंथ है पर हाउस होल्ड, ये हर एक घर को मिलता है। जो प्रायोरिटी वाले हैं उसमें पर इंडिविजुअल को मिलता है। ध्यान रखना कि भाई अगर यहाँ पर 5 लोग होंगे तो 5 kg हर एक को मिलेगा, 25 kg हो गया। लेकिन जो अंत्योदय हाउस होल्ड है, चाहे उसमें 7 लोग रहते हो, चाहे 10 लोग रहते हो, चाहे कितने लोग रहते हो, उनको पूरे महीने के लिए 35 kg जो है पर मंथ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब ये जो 5 kg पर पर्सन पर मंथ ये फूड ग्रेन हम दे रहे हैं, ये किस बेसिस पर हम दे रहे हैं, कितना रेट रहेगा इनका। ठीक है। तो अगर 5 kg आपको देना है, अगर आपको उसमें राइस खरीदने हैं, वीट खरीदना है, या फिर आपको कोर्स ग्रेन खरीदने हैं, चाहे राइस है, चाहे वीट है, चाहे कोर्स ग्रेन है। राइस आपको मिलता है 3 रुपीज़ पर kg। ठीक है। वीट आपको मिलता है 2 रुपीज़ पर kg। और जो कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन बेसिकली क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं। मिलेट्स बोले तो जवार, बाजरा, रागी, ये सारे आपके आते हैं कोर्स ग्रेन्स में। ये आपको मिलते हैं 1 रुपीज़ पर kg, ₹1 पर kg। ठीक है। तो ये 5 kg पर पर्सन पर मंथ है। या तो आप इसके पूरे राइस ले सकते हैं, या वीट ले सकते हैं, या कोर्स ग्रेन ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो लेकिन आपको 5 kg फूड ग्रेन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 3 kg राइस ले लो, 2 kg वीट ले लो, और कोर्स ग्रेन बिल्कुल ही मत लो। तो दैट डिपेंड्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो है अंत्योदय हाउस होल्ड, इनको भी इन्हीं रेट्स पर मिलता है, लेकिन इनको पर हाउस होल्ड 35 kg जो है खाना मिलता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से खाना प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि यार इंडिया में बेसिकली ना जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्टेपल डाइट है, दैट इज़ द राइस। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की, साउथ इंडिया की नहीं, तो राइस जो है सबसे पहली स्टेपल डाइट है पूरे इंडिया की। उसके बाद वीट आता है। तो इसका मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है राइस और वीट की, एक तो ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इनको इस फूड ग्रेन, इसीलिए इनको एनएफएस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। साथ में इंडिया में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर राइस और वीट की एग्रीकल्चर की जाती है, तभी ये थोड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसीलिए प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में भी ईजी रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को काम दिया जाता है इसमें, और क्या अंत्योदय हाउस होल्ड्स को फूड ग्रेन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, रहेगा याद, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट है आपका सब्सिडाइज्ड रेट्स, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन हाउस होल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू विमेन एंड चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन 6 महीने से ज़्यादा और 14 साल से कम है, उन चिल्ड्रन को, साथ में जो प्रेग्नेंट विमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर है ना आफ्टर डिलीवरी, तो उनको भी क्या करना है, हमें इसमें हमें जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करना है। चाहे वो न्यूट्रिशन बच्चों को मिड डे मील स्कीम के थ्रू देना पड़े, या फिर जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, इस स्कीम के अंडर देना पड़े। तो ये जो सारा का सारा खाना है जो भी हम इनको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए देंगे, दैट ऑल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ NFSA।
मतलब अगर आप कोई भी स्कीम चला रहे हो जिससे आप बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग वुमेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द NFSA। जो पैसा NFSA को अलॉट किया गया है उसमें से ही कुछ पैसे निकाल के आपको इसके लिए अलॉट करने हैं। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है, तो ये भी एक इसकी अच्छी बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका मटर्निटी बेनिफिट, जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, जो रिसेंटली न्यूज़ में भी रही थी, क्योंकि उन्होंने 1.75 करोड़ बेनिफिशरीज को वो बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है, तो दैट इज वाई इट इज इन द न्यूज़। मटर्निटी बेनिफिट के अंदर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इस योजना के ये योजना चलाई जाती है ताकि जो फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने वेज लॉसेस को फेस करती हैं, मतलब पहले वो काम करती थी लेकिन ड्यू टू प्रेगनेंसी वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो टू कंपनसेट देयर वेज लॉसेस, फॉर दी कंपनसेशन ऑफ देयर वेज लॉसेस, सरकार क्या करती है, उनको 6,000 रुपये प्रोवाइड करती है इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स, 2000, 2000 एंड 2000। ठीक है, तो वो भी जो सारे पैसा है वो किस एक्ट के अंदर आता है, NFSA एक्ट के अंदर ही आता है। मतलब जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो किस एक्ट के अंदर एक स्कीम है, दैट इज द स्कीम अंडर द NFSA एक्ट। ए से मतलब एक्ट ही, बट इस तरीके से बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि जितने भी आपके राशन कार्ड बनेंगे वो किसके नाम पर बनेंगे, जो भी आपके घर में एल्डेस्ट विमेन है, जिसकी 18 साल से ज़्यादा एज है, उसके नाम पर आपका राशन कार्ड बनेगा। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मतलब चैलेंज टू दी पेट्रियार्की कि भाई जितने भी राशन कार्ड होते हैं, हाउस प्रॉपर्टी होती है या फिर लैंड प्रॉपर्टी होती है, वो सारा मेल के नाम पर होती है अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर राशन कार्ड को फीमेल के नाम पर बनाया गया है तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव जहाँ पर हम लोग इक्वालिटी की बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर आपको कोई भी दिक्कत है कि भाई आपको खाना नहीं मिला है इस एक्ट के अंदर, आपका राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया गया है, आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था इसलिए आपको खाना देने से मना कर दिया किसी ने, तो जितने भी आपके इश्यूज हैं, ग्रीवांसेस हैं, वो आपके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर ही सुलझाए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुधर जाएं, लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं तो फिर स्टेट लेवल तक भी आप जा सकते हैं। मतलब आपके आसपास वाले एरिया में ही कुछ अथॉरिटी ऐसी बैठी होगी जो आपके इश्यूज को सुनेगी और अल्टीमेटली उसका निपटारा करेगी। ठीक है, लास्ट है आपका फूड सिक्योरिटी अलाउंस। अगर किसी भी वजह से आपको खाना नहीं मिलता है, कि प्रोडक्शन बहुत कम हुई है पूरे देश में, राइस ही नहीं बचे हैं, वीट ही नहीं बचा है, तो फिर उस केस में आपको अगर फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रही है सरकार, तो आपको क्या देगी, वो आपको देगी फूड सिक्योरिटी अलाउंस, मतलब पैसे देगी उसकी बजाय। ठीक है, तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टेनेट्स हैं ऑफ द NFSA। ये देखो, ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, आपको पता लगना चाहिए कि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई NFSA क्यों लेकर आया गया था, है ना, क्यों लेकर आया गया था, राइट टू फूड था, और अल्टीमेटली इसके क्या क्या टेनेट्स हैं, कौन कौन से हाउस होल्ड्स हैं, कितने फूड ग्रेन्स उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कितने रेट्स पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और अल्टीमेटली ये कुछ स्कीम्स हैं जो जनरली हम लोग नहीं करते हैं। हम सिंपल यहीं तक रुक जाते हैं कि भाई किनको कितने पैसे पर क्या चीज़ें मिलती हैं, इतना ही हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में इतना ही आता है। लेकिन अगर हम पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट देखें, रिसर्च करें, तो ये सब जो स्कीम्स हैं आपकी, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट की हो, चाहे मिड डे मील स्कीम की हो, दे ऑल कम अंडर दिस NFSA एक्ट, द राइट टू फूड दैट अ पर्सन शुड हैव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करंट अफेयर पता होना चाहिए था। करंट अफेयर ये था कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उन सबको भी NFSA के अंदर इंक्लूड करवाया जाएगा। इसके लिए नोटिस भेजा गया है स्टेट और हर UT गवर्नमेंट को, तो जल्दी ही वो इम्प्लीमेंट करो, ये कहना है डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सारे पेपर देते ही हैं, है ना, कोई कंपटीशन हो, चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे UPSC क्यों ना हो, उन सब के एग्जाम हम लोग देते हैं। तो हमारे लिए जो एजेंसी है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगस्त के महीने में जो यूनियन कैबिनेट था उसने अप्रूव कर दिया था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनने के लिए, कि भाई हाँ अब ऐसी कोई एजेंसी होगी जो बेसिकली पेपर कंडक्ट करवाएगी। और वो कैसी होगी, इट विल बी इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आएगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन इस पर लगेंगे वो खुद ही बनाएगी है।
ठीक है, तो इसको बेसिकली इंडिपेंडेंट बनाया गया, ऑटोनोमस बनाया गया है। इसका काम ये है जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जॉब्स हैं, है ना, जैसे हमें पता है कि एग्जाम्स कैसे होते हैं, पहले टीयर 1 होता है, फिर टीयर 2 होता है, फिर टीयर 3 होता है, कई कई में तो और टीयर 4 भी होते हैं एसएससी में खास करके, है ना। तो कुछ सारे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके से पेपर होते हैं। जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या करेगी, क्योंकि हर साल पेपर निकलते हैं एसएससी को, हर साल चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, स्टेट सिविल सर्विस को भी हर साल पेपर निकालने पड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक हो जाता है गवर्नमेंट के लिए भी। तो जो एनआरए है, एनआरए क्या करेगी, ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। खास करके इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टीयर 1। जितने भी पेपर एसएससी लेती है, आईबीपीएस लेती है और आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो 3 है, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, जितने भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पेपर निकालती हैं, उनका जो टीयर 1 होगा वो कौन लेगा, अब एनआरए लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके स्कोर के आधार पर आपको आरआरबी वाले टीयर 2 के लिए बुलाएंगे, आईबीपीएस वाले टीयर 2 के लिए बुलाएंगे और या फिर एसएससी वाले टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स है एक तरीके से टीयर 1 जो है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो एनआरए कंडक्ट करवा रही है। और जो टीयर 2 है, टीयर 3 है, जो स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स हैं कि भाई बैंक का पेपर तो बैंक की नॉलेज होनी चाहिए, एसएससी का सिलेबस अलग है, बैंक का सिलेबस अलग है, तो ये सब जो चीज़ें होंगी वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस ही करवाएंगी। टीयर 2 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल दोज एजेंसीज, बट जो टीयर 1 होगा, जो प्रीलिम्स है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, इससे होगा क्या कि भाई जो बर्डन है ऑन द एसएससी, ऑन द आईबीपीएस, ऑन द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, थोड़ा सा ये कम हो जाएगा, है ना, ताकि इनको थोड़ा सा और काम करने के लिए भी टाइम मिले। सिंपल बस ये पेपर करवाते रह जाते हैं और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो बहुत डाउन हो जाती है ना। अगर एक साल में आपको 6 पेपर करवाने पड़ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हैफाजत मैनर में आप करवाते हो, कभी कट ऑफ में कमी आ जाती है, कभी जो रिक्रूटमेंट है उसमें कमी आ जाती है, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए सरकार ने बोला है कि देयर वुड बी सम एनआरए फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सर्विसेज, खास करके एसएससी, आरआरबी एंड आईबीपीएस वाले। बाद में इसको औरों के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा कि भाई यूपीएससी या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए भी इंक्लूड करवा दिया जाए, बट अभी अभी 3 के लिए ही है ये। ठीक है, तो 3 ध्यान रखनी है आपने। चलो, और चेयरमैन कौन है इसका, चेयरमैन ऑफ द रैंक ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ध्यान रखना, सिंपल पेपर में अगर आ जाए कि जॉइंट सेक्रेटरी है तो जितना भी चेयरमैन होगा उसका जो रैंक होगा दैट विल बी इक्वल टू दी सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो एनआरए है इसमें क्या है, रेलवे के पेपर भी हो रहे हैं, एसएससी के पेपर भी हो रहे हैं, आपके आईबीपीएस के पेपर भी हो रहे हैं। तो जितने भी पर्सोनल, जितने भी मेंबर इसके होंगे एनआरए के, उसमें रेलवे के मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे, इसमें बैंकिंग के लोग भी इंक्लूड होंगे, इसमें आपके स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे, ताकि एक तरीके से इनको ये बेनिफिट मिल सके इनके एक्सपीरियंसेस का कि आपने पिछले टाइम में किस तरीके से पेपर करवाए हैं और आप बताओ कि हम इसको और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि बच्चों को जो है कम से कम हैरेसमेंट फेस करनी पड़े कि पेपर हो ही नहीं रहे हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एनआरए टीयर 1 करवाती है, ये हर साल 2 बार पेपर लेगी सीईटी, हर साल में 2 बार सीईटी होगा और उसके हिसाब से जो आईबीपीएस है, एसएससी है या आरआरबी है, आप लोगों को टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये +2 वाले पेपर भी करवाएगा, आपके ग्रेजुएट लेवल पेपर भी करवाएगा और जो 10th लेवल पेपर हैं वो भी करवाएगा। ठीक है, तो चाहे जैसे एसएससी में सीएचएसएल होता है +2 के लिए, सीजीएल है ग्रेजुएशन लेवल के लिए, तो इस तरीके से ये भी जो सीईटी है वो मेट्रिकुलेशन लेवल का होगा, एक दूसरा सेकेंडरी लेवल का होगा, हायर सेकेंडरी का, और अल्टीमेटली ग्रेजुएट लेवल का। तो जिस भी जॉब के लिए आपको रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी वाली, तो उस हिसाब से आपको उस स्कोर की बेसिस पर आपको उस एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक बात है कि अगर मान लो आईबीपीएस ने कोई अच्छी पोस्ट निकाली है, एक्स टाइप ऑफ पोस्ट निकाली है जिसमें आपको ग्रेजुएशन कम से कम चाहिए है, तो आपने जो सीईटी दिया था ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जो आपके मार्क्स थे वो इंक्लूड होंगे जब आप उसका टीयर 2 देने जाओगे। अगर आपके कट ऑफ से मार्क्स ऊपर हैं तो फिर आपको बुला लिया जाएगा, और अगर नहीं आपके कट ऑफ से मार्क्स ऊपर हैं तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है वो सीईटी बेसिस पर ही रुक जाएगी। ठीक बात है, फेयर इनफ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी का काम खत्म नहीं हुआ है अभी, उनको खत्म नहीं कर दिया कि आप चले जाओ तो एनआरए आ गई। एनआरए का काम सिर्फ प्रीलिम्स कंडक्ट करवाना है। जो स्पेशलाइज्ड टीयर 2 या टीयर 3 है, दे वर ऑल ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी,
SSC है ये, SCC नहीं है, तो ठीक है, ठीक कर लेना इसको। ठीक है, तो NRA बेसिकली क्या है, इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, कैसे ये काम करेगी, कैसा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, कैसे उसके बेसिस पर आपको Tier 2 या Tier 3 के लिए बुलाया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स, SSC में बुलाया जाएगा या IBPS में या फिर आपको RRB में। थोड़ा टाइम बाद क्या है, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इंक्लूड करवा दिया जाएगा, बट अभी के लिए 3 ही ध्यान रखनी है हम लोगों ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM। देखो नाम से क्लियर है, एक ऐसा मिशन है जिसका बेसिक पर्पस है हेल्थ को डिजिटाइज करना। मतलब जब भी अभी तक जितना भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्या है, पेपर बेस्ड है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो जितनी भी आपने मेडिकल हिस्ट्री है आपकी, जो भी आपने टेस्ट करवाए होते हैं, आपको सब लेकर जाने पड़ते हैं। तो कहीं अगर एक कोई कागज़ भी खो गया तो फिर अल्टीमेटली डॉक्टर बोलता है कि भाई ये टेस्ट करवा के दोबारा लेकर आओ। तो परसों ही टेस्ट करवाया था, बस कागज़ गुम हो गया था, इसलिए आपको दोबारा टेस्ट करवाना पड़ रहा है। तो बार बार ऐसी चीज़ें ना करवानी पड़े, इसके लिए सरकार ने सोचा है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे हेल्थ का, उसको डिजिटाइज क्यों नहीं कर दिया जाए। उसको हम डिजिटलाइज कर देते हैं कि भाई आपको अब जो पेपर है वो अपने पास रखने ही ना पड़े। आपको किसी ऑनलाइन आपने एक ID बना ली है, उसमें आपने सब चीज़ें ऐड करते चले गए हो, और अल्टीमेटली जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपने ID को क्लिक किया और सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपके जितने भी करवाए थे पिछले टाइम में वो डॉक्टर के पास आ गए। तो कितना अच्छा कंसेप्ट है। सारे पेपर भूल भी जाओ तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरनेट तो हर जगह ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली है आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जिसमें हम लोग हर एक पर्सन को एक डिजिटल हेल्थ ID प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ ID, डिजिटल हेल्थ ID। अगर कोई भी पर्सन है कि भाई ये कहता है कि मुझे इस मिशन का पार्ट बनना है, दैट इज़ अ वॉलंटरी इन नेचर, मैंडेटरी नहीं है कि भाई मैं किसी हॉस्पिटल में गया और अल्टीमेटली मेरी एक हेल्थ ID बना दी गई और जितने भी मेरे टेस्ट वगैरह होंगे वो सारे उस ID में इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैंडेटरी नहीं है ये। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा उस प्लेटफॉर्म पर जाए तो ही वो करेंगे, अदरवाइज आपकी मर्जी के बिना नहीं करेंगे। इसका मतलब ये डिजिटल हेल्थ मिशन की जो एनरोलमेंट है दैट इज टोटली वॉलंटरी इन नेचर, टोटली वॉलंटरी इन नेचर। ठीक है, अभी रिसेंटली इसको पायलट बेसिस पर जितनी भी यूटीज़ हैं आपकी, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, इनमें इनको फेजेस के तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली इसको पूरे पैन इंडिया पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भाई इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स इसके ये हैं कि इसके अंदर 6 की फीचर्स आपने ध्यान रखने हैं। 6 कौन कौन से हैं? एक तो हेल्थ ID। हेल्थ ID की भाई आपने पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको एक हेल्थ ID मिल गई। उस ID को अगर जहाँ पर भी आप इंटरनेट के थ्रू उसको क्लिक करोगे, उसको अंदर साइन इन करोगे, तो फिर अल्टीमेटली सब जो चीज़ें आपने उसके अंदर इंक्लूड करी हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, वो आपके आधार कार्ड से अटैच हो सकता है, वो आपकी किसी और ID से अटैच हो सकता है, ताकि जब भी आप कोई टेस्ट करवाओ और आधार कार्ड उसके साथ प्रोवाइड करवाओ तो फिर अल्टीमेटली दोबारा वही वो जो टेस्ट है आपका उस हेल्थ ID में जो है शो होना शुरू हो जाए। ठीक बात है, हेल्थ ID देनी है सभी को। डिजी डॉक्टर का मतलब होता है अगर आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते हो फिजिकल जाकर, तो फिर आप उससे ऑनलाइन बात कर लो, है ना, थ्रू द इंटरनेट। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजी डॉक्टर। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री है बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज़ की। हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे आपका कोई भी हॉस्पिटल है, चाहे कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे कोई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, तो पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आपका कोई वो हो जैसे नर्सरीज होती हैं वो हो, तो फिर अल्टीमेटली जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे और कोई भी लैब वगैरह है, तो जितनी भी चीज़ें हैं हेल्थ के रिगार्डिंग काम करती हैं उनकी रजिस्ट्री बनी होगी। अगर आप किसी एरिया में रहते हो, आपको कोई टेस्ट करवाना है, तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो कि भाई ये जो टेस्ट है वो अल्टीमेटली कौन कौन सी लैब करवाती है या कौन कौन से हॉस्पिटल में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री। नेक्स्ट आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स मतलब जितनी भी जो भी आपने ID बनाई हुई है, जितने भी आपने टेस्ट करवाए हैं पिछले टाइम में, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं पर्सनल हेल्थ के, वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे, तो आपके वो सेफ रह जाएंगे, ऑनलाइन ही रह जाएंगे। 5th है ई-फार्मेसी। ई-फार्मेसी मतलब अगर आपको कोई दवाई चाहिए है, अगर आप दुकान पर जाकर दवाई नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड से डिलीवरी भी उसकी करवा सकते हो, तो दैट इज़ ई-फार्मेसी। और लास्ट है आपका टेलीमेडिसिन, जहाँ पर आप डॉक्टर से बात कर सकते हो थ्रू दी फ़ोन और थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन।
टेली कनेक्शन होता है ना, टेली मेडिसिन जैसे होता है, तो मतलब उस तरीके से कि आप अगर नहीं जा सकते हो उनसे बात करने के लिए तो फिर आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हो। और आप जब इस मेथड से उस पर्सन से बात करोगे, डॉक्टर से अगर बात करोगे, तो दैट डॉक्टर दैट टाइम इज़ नोन एज डिजी डॉक्टर। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, तो ये 6 फीचर्स हैं आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के, कि जहाँ पर आपको एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें आपके सारे पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को इंक्लूड करवाया जाएगा, जिसमें आपको एक डिजी डॉक्टर हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, जो भी लैब है, जो भी हॉस्पिटल है, ये सब की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर इंक्लूड करवाई जाएगी। और लास्ट में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन भी इसमें इंपॉर्टेंट है। अभी जो काम चल रहा है ना, वो काम चल रहा है इन 4 पर: हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री एंड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। ये जो 2 हैं, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन, अभी इन पर थोड़ा सा काम नहीं किया गया है। जैसे रिसेंटली अभी सक्सेसफुल जैसे होता रहेगा, वैसे वैसे इन पे भी काम करना शुरू कर देंगे। अभी सिर्फ 4 पे ही काम चल रहा है। ठीक है, अब इन सबको इम्प्लीमेंट किसने करना है, कि हेल्थ आईडी कौन बनाएगा? किसी अगर पर्सन ने अपनी हेल्थ आईडी बनाई है, उसके अंदर उसने अपना डेटा इंक्लूड किया है, तो उस डेटा को कोई चुरा ना ले। उस डेटा का यूज़ करके कोई कंपनी उसको कोई सामान तो नहीं बेचने वाली। हो सकता है ना कि भाई मान लो आपके एरिया में कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, तो उन सब ने अपनी हेल्थ आईडी बनाई हुई है, तो उस हेल्थ आईडी में तो लिखा होगा ना कि आपको डायबिटीज़ के टेस्ट करवाने को बोला गया है, आपकी जो अंडरलाइंग कंडीशन है वो डायबिटीज़ है या बीपी है। तो अगर ये सारा का सारा डेटा पूरा जो गवर्नमेंट के साथ पास में है, अगर ये सारा डेटा किसी कंपनी के पास चला जाए, ऐसी कंपनी जो डायबिटीज़ के रिगार्डिंग टैबलेट्स बनाती है, मतलब दवाइयाँ बनाती है, तो फिर उसको पता लग गया कि भाई यहाँ पर जो पेशेंट डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बार बार आपका डेटा को यूज़ करके आपको मैसेज कर रही है कि भाई आपको डायबिटीज़ के रिगार्डिंग ड्रग्स चाहिए तो नहीं चाहिए, जो आपका हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है यहाँ पर आपका इलाज करवाओ। तो ये सब चीज़ें जो है प्राइवेसी के अगेंस्ट चली जाती है कि भाई मैंने अपनी हेल्थ आईडी बनाई थी स्पेसिफिकली डॉक्टर को दिखाने के लिए कि भाई मेरे कौन कौन से टेस्ट मैं करवा चुका हूँ और क्या क्या उनके रिजल्ट आए हैं। मैंने अपने आप को कमर्शलाइज नहीं करा था कि भाई मेरे डेटा को यूज़ करके आप मुझे ही दवाइयाँ बेचो। दैट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सुपरविजन है कि ऐसा ना हो, वो कौन इंश्योर करेगा? दिस विल बी इंश्योर्ड बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस NDHM। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलो, और ये जो स्कीम है वो स्कीम किसके अंडर आती है? दिस स्कीम्स कम्स अंडर दी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, PMJAY या फिर ABJAY, जो भी आपका दिल करे। ठीक है, तो इस तरीके को ध्यान रखना है कि क्या ये बेसिकली मिशन है। इसका बेसिक जो क्रक्स है वो यही है कि आपको जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटाइज करना है, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, जो एफिशिएंसी है हेल्थ सर्विसेज की, वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। ठीक बात है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। चलो, नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसमें क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL। अगर आप किसी भी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, है ना, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए। तो कोई भी अगर मान लो बैंक है जिसको लोन देने हैं, मान लो उसके पास 100 रुपये हैं कि भाई ये 100 रुपये का लोन अपने सभी कस्टमर्स को मिला के दे सकता है अगर कोई उसे मांगने के लिए आए तो RBI ने बैंक्स को ये बोला हुआ है कि इन 100 रुपये में से आपको 40 रुपये किस में देने हैं? टू दी PSL सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सेक्टर्स। और जो बाकी बचे हुए 60 हैं वो अपने हिसाब से आप किसी को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें RBI कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 40 कम से कम किसको जाने चाहिए? ये PSL वालों को जाने चाहिए। अगर आप नाम देखो इसका, प्रायोरिटी सेक्टर, मतलब ये ऐसा सेक्टर है जिसकी डेवलपमेंट, जिसकी इंप्रूवमेंट इज द प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, प्रायोरिटी फॉर द RBI। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें आपका सेक्टर होगा एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट। एग्रीकल्चर बहुत डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में है अभी। एग्रीकल्चर कैन बी द प्रायोरिटी सेक्टर। वीकर सेक्शन जैसे फॉर एग्जांपल विमेन, SC, ST, डिसेबल्ड। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन है? ये वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज, खास करके जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, होते हैं छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो अगरबत्ती टाइप बनाती हैं, अचार टाइप बनाती हैं, तो दैट आर कॉल्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस।
तो इन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग, माइक्रो एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अगर लोन चाहिए है तो भी वो पीएसएल के अंडर आएगा। अगर आपको कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, स्टार्टअप मतलब आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होंगे आपको, वो पैसे कौन देगा? वो सरकार देगी, वो बैंक देगी। तो स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एजुकेशन, अगर आपने कोई स्कूल बनाना है दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर। अगर आपने कोई हेल्थ रिगार्डिंग हॉस्पिटल बनाना है तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी प्रायोरिटी सेक्टर। तो मतलब ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट अगर करनी है तो फिर आपको लोन बहुत इजी रेट्स पर मिल जाना चाहिए। आपको बहुत धक्के नहीं खाने पड़े लोन लेने के लिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन को रोक रहे हो, हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्कूल्स बना रहे हो, हॉस्पिटल्स बना रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। करो यार, अच्छी बात है। तो इसके लिए अगर आपको लोन चाहिए है तो ये पूरे 100 रुपये अगर बैंक के पास हैं तो उसको कम से कम जो 40 रुपये हैं वो इन सेक्टर्स में से मिला के सबको देने पड़ेंगे। ठीक बात है, ये दैट इज़ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये कंसेप्ट है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सरकार ने अभी जो स्टार्टअप सेक्टर है उसको पीएसएल के अंदर इंक्लूड किया था। तभी मैंने यहाँ पर भी लिखा है, पहले इंक्लूडेड नहीं था ये, अब इंक्लूड इसको किया गया है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस शुरू कर रहा है तो अल्टीमेटली उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर उसको पैसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिले या बहुत लेट मिले या फिर नहीं भी मिले तो फिर उसका जो आइडिया वो सारा बेकार चला जाता है, तो उसका बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। तो फिर अल्टीमेटली ऐसे स्टार्टअप्स को इम्प्रूव करवाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए इनको पीएसएल कैटेगरी में रखा गया है, रिसेंटली ही रखा गया है अभी। ठीक है, तो अगर हम परसेंटेज देखें कि 40% में से भी कितने किसको मिलेंगे, 40% में से जो 10% हैं किसको मिलेगा? प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस शुड गो टू दी वीकर सेक्शन। ठीक है, 10% आपको किसको देना है? वीकर सेक्शन को देना है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो SC ST या डिसेबल्ड या फिर कोई स्पेशली एबल्ड या फिर और कोई भी अगर हमारी ट्राइबल पीपल हो सकते हैं ना, तो उस तरीके से उनको देना है 10%। एग्रीकल्चर को जाएगा 18% जाएगा आपको एग्रीकल्चर को, और जिसमें से 18% में से भी 8% उनको जाएगा जो कौन है आपके? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिनके पास जो लैंड है दैट इज लेस देन द 2 हेक्टेयर। ठीक बात है, तो उनको अगर कोई लोन चाहिए है, क्या उनको कोई चीज़ें खरीदनी है, फर्टिलाइज़र खरीदना है या फिर कुछ भी उनको खरीदना है, तो फिर अगर वो बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो फिर उनको कम से कम 8 जो रुपए हैं 100 में से 8 रुपए उन लोगों को मिलने ही चाहिए। बाकी जो 10 रुपए है एग्रीकल्चर वाले वो आप किसी को भी दे सकते हो, अगर कोई बड़ा किसान भी आ रहा तो उसको भी दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान रखना जो 7.5% है, 7.5% गोज टू दी माइक्रो इंडस्ट्रीज। माइक्रो इंडस्ट्रीज जिनके पास पैसा बहुत कम है, जो बहुत कम पैमाने पर काम करते हैं। ठीक है, बाकी कितने बचे? 18, 35.5, बाकी बचे आपके 4.5%। 4.5% जाएंगे आपके जो बाकी बची हुई कैटेगरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब चीज़ें इनको जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी बैंक को जितने भी वो लोन पे देती है उसका कम से कम 40% ऑफ टोटल नेट बैंक क्रेडिट, मतलब जितना भी लोन वो दे सकती है उसका 100 में से 40% शुड गो टू दी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें से 10% वीकर सेक्शन को जाएगा, 18% एग्रीकल्चर को, 18% का भी 8% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को लेस देन द 2 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन है, और लास्ट में 7.5% जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और जो बाकी बचा 4.5 है वो जाएगा आपका बाकी बची हुई चीज़ों में, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, हेल्थ, सैनिटेशन, एक्सपोर्ट, है ना, स्टार्टअप, ये सब में जाएगा ये। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली स्टार्टअप सेक्टर को इन लोगों ने पीएसएल के अंदर इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कितना बैंक किसको पैसे दे सकती है, तो ये सारी चीज़ें हल्की सी आपको इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग बेसिकली पता होनी चाहिए थी, तभी इसका जो ये प्रॉपर ढांचा है, जो बिल्डिंग है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ आ गया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट करते हैं अपना, नेक्स्ट है अपना एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। नाम से क्लियर है, एक इंडेक्स है जो क्या दर्शाता है कि भाई किसी भी स्टेट में जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है कि वो एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके।
ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है जो कौन रिलीज करता है, आपका नीति आयोग रिलीज करता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, ये आपका ये इंडेक्स रिलीज करता है। अगर हम देखें कि ये किस बेसिस पर ये रैंक देता है कंट्रीज को, तो रैंक देता है ये पॉलिसी के बेसिस पर कि किसी भी स्टेट में पॉलिसी कैसी है, क्या वहाँ पर लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, उनको कम से कम टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं अगर वो चीज़ एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं तो। ठीक है, तो पॉलिसी कैसी है गवर्नमेंट की वहाँ पर। ठीक है, दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करा है जिसका अल्टीमेटली जो चीज़ है वो एक्सपोर्ट होने के लिए जाएगी, तो वहाँ पर कैसा इकोसिस्टम है, क्या वहाँ पर लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करवा रहे हो, लोगों को जो प्रॉपर बेनिफिट्स हैं चाहे सोशल सिक्योरिटी के हों चाहे वेजेस के हों वो ढंग से अवेलेबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, अगर आप जब चीज़ें कहीं पर भेज रहे हो, अगर मान लो आपने अपनी यहाँ पर कोई चीज़ बना दी, अब वो ट्रांसपोर्ट करनी है, पहले वो आपका ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ तक जाएगा, अगर शिप के थ्रू अगर आप प्रोवाइड करवा रहे हो सामान को तो पहले कोस्ट पे जाएगा, कोस्ट पे सारी चेकिंग होगी और अल्टीमेटली वो किसी और कंट्री के थ्रू कंट्री में चला जाएगा। दैट इज़ द एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट करने के लिए आपकी पूरी होल कंट्री में जो पॉलिसी है वो कैसी है। आपको हर स्टेट में से गुजरने के बाद टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा, आपका जो सामान किसी ट्रक के अंदर रखा हुआ है उस ट्रक को बार बार तो नहीं चेक किया जा रहा, जिससे आपका जो सामान है वो डिले हो रहा है कहीं पर जाने के लिए। तो कैसा इकोसिस्टम एक्सपोर्ट करने के लिए। और लास्ट आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कि जब सब चीज़ें अच्छी हैं तो फिर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने काफ़ी ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई है, तभी उसका जो रैंक है वो अच्छा होगा, अगर नहीं दिखाई तो रैंक अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 4 पैरामीटर ध्यान रखने हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। पेपर में कुछ इंडेक्स पर आते हैं और खास करके पैरामीटर्स पर आते हैं, क्योंकि अब ना वो टाइम चला गया जहाँ से पूछते थे कि इंडिया का रैंक कितना है, तो वो तो टाइम चले गए, वो तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन आता है इंडेक्सेस के पैरामीटर्स पर कि किस बेसिस पर किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को वो रैंक दिया गया है, तो वो क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आपको इंडेक्स के पैरामीटर जरूर ध्यान रखने हैं। अगर हम देखें कि इसमें टॉप किसने किया है, इंडिया में इट हैज़ बीन टॉप्ड, इंडिया का ही रैंक, इंडिया का इंडेक्स है। वैसे तो स्टेट है आपका गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यार देखो, एक तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तीनों ही कोस्टल स्टेट्स हैं जिनके पास अरेबियन सी लगता होता है, इंडियन ओशन लगता है। तो फिर अल्टीमेटली जितना भी एक्सपोर्ट वाटर के थ्रू करवाना है तो इनको किसी और स्टेट से परमिशन लेनी नहीं पड़ रही, तो इसीलिए इनका जो पूरा एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली ने भी टॉप किया, ऐसी बात नहीं है। अगर हम यूटी की बात करें तो दिल्ली हैज़ टॉप्ड, लेकिन दिल्ली के कंपैरिजन में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कोई चीज़ बनी है उसको आपको जापान भेजना है, तो मध्य प्रदेश को पहले वो चीज़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक लेकर आनी पड़ेगी, तभी वो जापान की तरफ जाएगी। तो मतलब मध्य प्रदेश को 2 स्टेट्स की परमिशन चाहिए है फॉर द एक्सपोर्ट, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु इसको किसी भी स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तभी यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि भाई 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो कोस्टल स्टेट्स ये वाले हैं। अगर हम लैंड लॉक्ड स्टेट्स की बात करें कि जिनका कोई भी एरिया ओशन से टच नहीं करता, उनमें टॉप किया है राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल इतना ध्यान रख लेना कि कौन से स्टेट ने टॉप किया है। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूटी में किसने टॉप किया है, दिल्ली ने टॉप किया है। तो ये 2 कम से कम तो आप ध्यान रख ही लेना। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का अगर जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 70% जो है वो कहाँ से होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो हमने 3 स्टेट्स देखे ही अभी, साथ में 2 और हैं, कर्नाटका और तेलंगाना। देखो सारे स्टेट्स वही हैं जिनको जो वाटर बॉडी वो टच कर रही है, एक्सेप्ट तेलंगाना, बट पहले आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पूरे इंडिया का जो 70% एक्सपोर्ट है वो इन्हीं 5 स्टेट से किया जाता है। ठीक है, तो आपको कम से कम ये डेटा तो ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं, यूटी में किसने टॉप किया है, और अल्टीमेटली ऐसे कौन से 5 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको भी इससे ये पता लग गया है कि भाई पूरे इंडिया में कुछ स्टेट्स ही ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं।
बाकी जो स्टेट्स हैं वो या तो खुद की कंजम्पशन के लिए काम करते हैं या फिर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ही नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है कि वो कहीं चीज़ बनाए और किसी को बेच दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ऐसा क्यों है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में फंडामेंटल चैलेंजेस क्या क्या है। पहला तो आपका इंट्रा एंड इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़। इंटर रीजनल मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में डिस्पैरिटी, जो सरकार है मध्य प्रदेश की उसमें ज़्यादा अच्छी पॉलिसी बनाने के लायक वो है, छत्तीसगढ़ में वो अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाती है, तो दैट इज़ द इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। मे बी वहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स हैं छत्तीसगढ़ में वो ज़्यादा नहीं हो, एमपी में वो ज़्यादा हो, तो ये सब जो चीज़ें मिलती हैं दैट इज़ अल्टीमेटली इंटर रीजनल डिस्पैरिटी। नेक्स्ट आपका इंट्रा रीजनल का मतलब विद इन द रीजन, मतलब मध्य प्रदेश में भी ऐसा नहीं कि पूरा मध्य प्रदेश ही डेवलप्ड है। मध्य प्रदेश में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए प्रमोशन मिलता है, कई जगह ऐसी जहाँ पर नहीं मिलता। तो इंटर रीजनल प्लस इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज इन द एक्सपोर्ट प्रमोशन इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द एक्सपोर्ट प्रिवेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है ये वाला। प्लस पुअर ट्रेड सपोर्ट है, ट्रेड करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट चाहिए है, चाहे शिप्स चाहिए हैं, चाहे वो टाइम पर चीज़ें पहुंचानी है, उन सब के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी प्रोवाइडेड नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है। लास्ट में पुअर R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बेसिकली कंसेप्ट है कि भाई आपने रिसर्च करनी है, इनोवेशन करनी है, उसके बाद आपने चीज़ बेचनी है, क्योंकि नई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पुरानी चीज़। अगर नॉर्मल कोई चीज़ हर कंट्री बना रही है तो फिर वो हर कंट्री बना ही रही, एक्सपोर्ट क्यों करोगे। एक्सपोर्ट तो तब प्रमोट होगा ना जब आपके देश में वो चीज़ बनती है और बाकी जगहों पर वो नहीं है ना। तो अगर इंडिया में रिसर्च ज़्यादा होती, इनोवेशन ज़्यादा होती, तो फिर अल्टीमेटली जो इंडिया का एक्सपोर्ट होता वो बढ़ जाता। लेकिन जब इनोवेशन ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं रिगार्डिंग दी एक्सपोर्ट प्रमोशन को जो प्रोहिबिट करते हैं, जो थोड़ा सा कम रखते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या ये इंडेक्स है, कौन ये रिलीज करता है, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या इसमें टॉप और वर्स्ट सिचुएशंस हैं, और क्या इसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो इतना ही आपने इसमें ध्यान रखना था। ठीक है, चल रहे हैं आगे। व्हाट इज बीडू, है ना, ये जैकी श्रॉफ वाला बीडू नहीं है, दैट इज दी बीडू इज दी नेविगेशन सिस्टम ऑफ दी चाइना। इट इज दी नेविगेशन सिस्टम ऑफ चाइना। जैसे अगर हम लोग गूगल मैप लगाते हैं कि भाई ये रास्ता यहाँ जाता है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहाँ से राइट मुड़ जाओ, तो वो क्या है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे ही हर कंट्री ने अपने लिए नेविगेशन सिस्टम बना रखा है। हम जो अभी यूज़ करते हैं इंडिया वाले गूगल के थ्रू, दैट इज़ द GPS, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो USA का है। ठीक है, तो वो USA का हम लोग यूज़ करते हैं नेविगेशन सिस्टम। ऐसे ही जो चाइना है उसने अपना बनाया हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बीडू। ठीक है, तो जितनी भी ये नेविगेशन सिस्टम होते हैं उनका काम होता है कि भाई पूरे जगहों को नेविगेट करवाना, कि भाई बेसिकली कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना कि भाई यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहाँ से राइट मुड़ जाओ, मैसेजेस सेंड करना कि आपकी डेस्टिनेशन आ चुकी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दैट आर दी फंक्शंस ऑफ ए नेविगेशन सिस्टम। ठीक बात है, तो आपने ध्यान रखना है चाइना वाले का नाम क्या है, बीडू है। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अभी इसने बीडू नेविगेशन सिस्टम की जो कॉन्स्टलेशन है उसको पूरा अचीव कर लिया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ये जो कम्युनिकेशन है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, इसके लिए कम से सैटेलाइट तो लगते हैं ना। तो अल्टीमेटली इस सिस्टम में देयर इज़ दी मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स के थ्रू ही तो पता लगेगा ना कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और जो कम्युनिकेशन है कि भाई यहाँ आपका डेस्टिनेशन आ गया, है ना, ये आप ना बेसिकली यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ, यहाँ से राइट मुड़ जाओ, ये सब चीज़ें सैटेलाइट ही तो प्रोवाइड करेगा। तो जो पूरा नेविगेशन सिस्टम है उसके अंदर कई सैटेलाइट्स होती हैं जो पूरी एरिया को कवर करती हैं हर टाइम पे। क्योंकि सैटेलाइट क्या होती है, वो अर्थ के अराउंड घूमती ना इस तरीके से, तो वो एक बार अगर घूम गई तो फिर मान लो अभी यहाँ पर है तो इसने यहाँ का एरिया तो देख लिया, जब ये इस एरिया में चली गई है तब इस एरिया में देखने के लिए कोई नहीं है ना। तो ऐसी सैटेलाइट्स कई सारी होती है, एक नहीं होती है। तो कई सैटेलाइट्स एक जगह पर कॉन्स्टेंटली फोकस करती हैं कि भाई जब भी पर्सन अगर चाहे उस सिस्टम को यूज़ करना तो वो कर सके, कम से कम उस सरफेस के ऊपर हमेशा सैटेलाइट प्रेजेंट हो ताकि चीज़ों का वो बता सके कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो दीज आर बेसिकली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बीडू की अगर हम बात करें तो इसमें है आपके 27 सैटेलाइट्स हैं जो अल्टीमेटली इस पूरे सिस्टम को बना रही हैं। तो 27 सैटेलाइट को जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन।
तो जब ये पूरा का पूरा 27 सैटेलाइट पहुंचाई जा चुकी हैं स्पेस में, अब इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, इसका मतलब जो बीडू नेविगेशन सिस्टम है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगस्त में इसका काम कंप्लीट हो चुका था और इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया है कि बीडू क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर कई सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हर टाइम उस जगह पर देखती रहती हैं और आपको ये डेटा प्रोवाइड करती रहती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कितनी दूर है और क्या उसका बेसिकली अगर आप कितनी स्पीड से जाओगे तो कितनी जल्दी पहुँच जाओगे। तो ये सब जो पूरी एनालिसिस है वो करके देती है आपको। ठीक है, तो अगर हम बात करें चाइना का नाम क्या है, बीडू है। इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना है। जो GPS है दैट इज़ ऑफ द US गवर्नमेंट। ठीक है, जो रशिया का है ग्लोनास। ये इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये GPS है USA का, रशिया का है ग्लोनास। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनका है गैलीलियो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया का। देखो इंडिया का भी है, इंडिया का है नाविक, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशंस। अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, GPS यूज़ करते हैं। हम लोग 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तभी GPS ही यूज़ करते थे, लेकिन उस टाइम पर USA ने हमें इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था कि भाई बेसिकली पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो उस टाइम पर हमें ये लगा कि भाई अगर हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होता तो हमें USA से हेल्प नहीं मांगनी पड़ती। तो उस टाइम में पता होता कि भाई पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो फिर इंडिया ने उसके बाद से सोचा कि भाई आज से हम लोग काम करेंगे अपने नेविगेशन सिस्टम पर, GPS वाला नहीं यूज़ करेंगे। तो रिसेंटली अभी नाविक का भी काम खत्म हो चुका है। जैसे बीडू में 27 सैटेलाइट्स हैं, वैसे ही नाविक में हैं आपकी 8 सैटेलाइट्स। 8 सैटेलाइट्स हैं जिसमें से जो 3 हैं, 3 आर दी जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है 3, और जो 5 हैं दे आर इन दी जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है 3 और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है आपकी 5। तो टोटल इंडिया की 8 सैटेलाइट्स हैं जो नाविक को पूरा करती है। तो अभी बेसिकली इसके ऊपर काम चल रहा है कि किस तरीके से फ़ोन में, किस तरीके से लैपटॉप्स में इसको यूज़ किया जाए। जैसे अभी फ़ोन आते हैं हमारे GPS इनेबल्ड फ़ोन्स, फिर क्या आएंगे हमारे नाविक इनेबल्ड फ़ोन्स। तो रिसेंटली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऐसी चिप बना रही हैं जिसको यूज़ करके हम लोग नाविक का जो डेटा है वो अपने फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं। तब अगर हमें कहीं जाना होगा तो GPS हम नहीं लगाएंगे, हम लोग नाविक लगाएंगे। ठीक है, तो आपको चीज़ ध्यान रखनी है। नाविक बेसिकली इंडिया का नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक है। 8 सैटेलाइट्स हैं, 3 GEO में हैं और जो 5 हैं वो GSO में है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो 27 सैटेलाइट हम लोगों ने देख ली। इसका काम देख लो क्या है। काम इसका बेसिकली यही है, इन चाइना वाला है बेसिकली, लेकिन हर नेविगेशन सिस्टम का काम यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेक्टर्स में इसके काम आ सकते हैं, फिशरी में काम आ सकते हैं, फॉरेस्ट्री में, पब्लिक सिक्योरिटी में, नेविगेशन में, टाइमिंग में बताने में, पोजीशनिंग बताने में, किसी भी चीज़ को मैसेज सेंड करने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसके लिए काम आती हैं। आपको पता है यार, हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, GPS यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, तो सारा का सारा सिस्टम जो चलता है वो इन बीडू के अकॉर्डिंग चलता है चाइना में। इंडिया में भी GPS के अकॉर्डिंग चलता है, बट रिसेंटली अभी नाविक भी आने वाला है ना। कई फ़ोन में तो नाविक अभी स्टोर करवाया जा चुका है, बस उनको अभी लॉन्च करने की देरी है। तो जब ये लॉन्च हो जाएगा तो आप उसको याद कर लेना। ओके, चलो, तो आपको ये सभी चारों कंट्रीज़ के पता होने चाहिए कि भाई किसका नेविगेशन सिस्टम का नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। नाम से ही क्लियर है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मतलब किसी भी पर्सन को कितना ज़्यादा इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी है, कितना क्वालिटेटिव इंटरनेट है, कितनी क्वांटिटी उसको प्रोवाइडेड है, तो उसके रिगार्डिंग जो इंडेक्स निकालता है दैट इज इंडेक्स रिलीज्ड बाय दिस सर्फशार्क। एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, बेसिकली कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पेपर में अभी क्या है, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो तो आती ही आती हैं क्योंकि उसको सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं छापते, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए जो भी इंडेक्स आए पेपर में उसको आपके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता लगाना है कि भाई किसका रैंक अच्छा है, किसका रैंक बुरा है। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कौन रिलीज करता है। इट इज रिलीज्ड बाय दिस सर्फशार्क, जो क्या है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया का रैंक है इसमें 57 आउट ऑफ 85 कंट्रीज। 57 आउट ऑफ 85 कंट्रीज इंडिया का रैंक है। और ये कैसे रैंक करता है कंट्रीज को? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी,
कि कोई भी जो पर्सन है वो कितना मतलब जल्दी इंटरनेट को अफोर्ड कर सकता है, महंगा तो नहीं है क्या। नेक्स्ट है क्वालिटी। आपने डेटा पैक डलवा लिया लेकिन चलता कहीं पर नहीं है वो, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट को अफोर्ड करना भी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो भी आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी वाईफाई सिस्टम है या फिर जो आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क है उसकी जो तारें हैं वो हर जगह बिछी हुई हैं कि नहीं बिछी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट। मतलब जो आपका डेटा आप यूज़ कर रहे हो, चाहे कोई भी आप यूट्यूब पे चीज़ें देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप कुछ पोस्ट करते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी सिक्योर हैं या नहीं है, आपका डेटा हैक तो नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसके बेसिस पर ये जो सर्फशार्क है आपकी कंट्री को रैंक देता है, और इंडिया में इसने रैंक दिया है 57 आउट ऑफ 85 कंट्रीज। जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन आया है, हमेशा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही आती हैं, डेनमार्क नॉर्वे वगैरह वाली, तो यहाँ पर भी डेनमार्क फर्स्ट है और स्वीडन सेकंड है और थर्ड आपकी कनाडा है। तो बस दो याद रख लो सिंपल, डेनमार्क और जो स्वीडन है दो आर दी टॉप 2 कंट्रीज, क्योंकि इन कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डेवलप्ड चीज़ें हो चुकी हैं कि भाई लोगों को अब इंटरनेट की जो क्वालिटी है, जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत अच्छे रेट्स पर मिल जाती है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट थिंग। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड हैं। और अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो चीपेस्ट इंटरनेट है, चीपेस्ट इंटरनेट का मतलब है कि एक पर्सन को इंटरनेट को अफोर्ड करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो जितने ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा मतलब उतना इंटरनेट महंगा है, जितने कम घंटे काम करना पड़ेगा मतलब उतना ही इंटरनेट सस्ता है। तो फिर इजराइल एक ऐसी कंट्री है विच अफोर्ड द चीपेस्ट इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट डेटा है इजराइल वाला। ठीक है, इंडिया भी अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ ऑन दी 57th रैंक। अलग अलग पैरामीटर्स ने अलग अलग चीज़ें दे रखी है इंडिया को कि भाई इंडिया जो है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के केस में 9th रैंक पर है, क्योंकि अभी देखो फ्री इंटरनेट बेसिकली मिल जाता है। अब फ्री तो नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ फ्री है। पहले तो सिंपल 1 GB मिलता था पूरे महीने चलाने के लिए, अब कम से कम 1.5 GB एक दिन में मिल जाता है, 2 GB एक दिन में मिल जाता है। तो बेसिकली जो अफोर्डेबिलिटी है तो वो थोड़ी सी बढ़ गई है विद द प्रीवियस टाइम्स। पहले थोड़े जो पैक्स होते थे वो महंगे होते थे, अब थोड़े सस्ते हो गए हैं आफ्टर दिस जियो के 6 महीने के फ्री के बाद। तो सभी कंपनीज ने अपने जो रेट्स हैं वो डाउन कर दिए हैं, तो अफोर्डेबिलिटी इंडिया में बढ़ी है, तो इसलिए इंडिया का रैंक जो है 9th है, काफ़ी अच्छा रैंक माना जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंटरनेट क्वालिटी में कि क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी है 78, तो मतलब बॉटम 10 में है। इंटरनेट अफोर्ड तो सब कर पा रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं है, कहीं पर चलता ही नहीं है। अगर आप किसी अपने घर में बैठे हो, किसी और कमरे में बैठे हो तो चलता ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या हो इसी इंटरनेट के होने का। तो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, खास करके बांग्लादेश से पीछे हैं हम लोग, हम नेपाल से पीछे हैं, हम नाइजीरिया से पीछे हैं। अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया, मतलब हद हो गई अब तो इस चीज़ की। तो आपने ध्यान रखना है इंडिया में अफोर्डेबिलिटी भले ही हाई है लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत लो है, इंटरनेट चलता नहीं है ज़्यादातर। और अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो इंडिया का रैंक आपका 57, तो वो भी थोड़ा सा कम ही माना जा रहा है क्योंकि और चीज़ें इंप्रूव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इंडेक्स है, किस बेसिस पर इसको रैंक दिया जाता है कंट्रीज़ को, और इंडिया का क्या रैंक है और फर्स्ट और सेकंड कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी 10th ऑफ अगस्त को वी हैव सेलिब्रेटेड दी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ठीक है, ये हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही जो आपके क्रिश्चियन कार्ल डीजल थे, जिन्होंने डीजल की बेसिकली इन्वेंशन करी थी, इस पर्सन के नाम पर ही डीजल नाम पड़ा है, इन्होंने पहली बार एक इंजन को चलाया था विद द यूसेज ऑफ द पीनट ऑयल। जो पीनट ऑयल था उसको यूज़ करके, इस ऑयल को यूज़ करके इन्होंने एक इंजन को चलाया था, एक व्हीकल को चलाया था, तो उसी के नाम पर जो है ये हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं। तो हमें ये देखना है कि बायोफ्यूल बेसिकली होता क्या है ना। बायो का देखो मतलब क्या होता है, बायो इज बेसिकली लिविंग, और फ्यूल का मतलब है जिससे कोई व्हीकल आगे की तरफ चले। तो जो फ्यूल हम लोग बनाते हैं विद द यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ सकते हैं, आपके प्लांट्स आ सकते हैं, आपके एल्गी आ सकती है, जो काई होती है, एल्गी इज ऑल्सो अ प्लांट काइंड ऑफ। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करके बनाई जाती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मैटर लिविंग हो या फिर पहले जीवित थे अब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं हम लोग, ह्यूमंस में क्या ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो हम जीवित है तभी ऑर्गेनिक मैटर है,
और जब हम मर गए हैं तब भी ऑर्गेनिक मैटर तो बचा ही हुआ पूरी बॉडी में, उसी को तो डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में। ठीक है, तो चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे अभी लिविंग नहीं है, पहले लिविंग था कुछ टाइम पहले, तो अगर हम उनकी हेल्प से कोई भी फ्यूल बनाते हैं तो दैट फ्यूल इज नोन एज द बायोफ्यूल। ठीक बात है। चलो अगर हम इसकी थीम देखें तो थीम है आपकी, दिस इज दी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। देखो जितने ज़्यादा हम बायोफ्यूल अपनी कंट्री में ग्रो करवा पाए, इसका मतलब उतने ही रिक्वायरमेंट हमें पेट्रोल डीजल की कम है ना, तो फिर अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा पेट्रोल या डीजल को, तो फिर वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि भाई इंडिया में पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट कम हो, इंपोर्ट कम कर सकें, इसलिए सारे के सारे जो फ्यूल है, खास करके जो बायोफ्यूल है, वो इंडिया में ही बने। ठीक है, तो देखते हैं बायोफ्यूल बनते कैसे हैं। तो अपनी थीम ध्यान रखनी है, डे ध्यान रखना है, और क्यों मनाया जाता है ये ध्यान रखना है। ओके, चलो बायोफ्यूल्स कौन से होते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर, चाहे लिविंग हो या फिर वंस लिविंग मटेरियल, पहले जीवित था अब नहीं है, तो उसके भी हेल्प से हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल्स कितने तरीके के होते हैं, वो तो बायोफ्यूल्स होते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो ये 4 तरीके के बायोफ्यूल्स होते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंसेप्ट में। तो जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके बाय द यूज ऑफ फूड क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स है, चाहे शुगर केन है, चाहे व्हीट है, इसको यूज़ करके अगर आप बायोफ्यूल बनाते हो तो फिर वो क्या कहा जाएगा? उसको कहेंगे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। हम लोगों ने पिछले महीने में एक बार इथेनॉल की बात करी थी कि इंडिया में जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो चलता है, जिसमें सरकार ने ये बोला है कि अभी आप पेट्रोल में कम से कम 10% का जो ब्लेंडिंग है इथेनॉल का वो करो, ताकि पेट्रोल की भी डिमांड है वो कम हो और अल्टीमेटली पोल्यूशन भी कम हो। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। वो कैसे बनता है? शुगर केन का जो वेस्ट है, व्हीट क्रॉप का जो वेस्ट है, राइस क्रॉप का जो वेस्ट है, उस वेस्ट को यूज करके जब आप कोई फ्यूल बनाते हो तो दैट फ्यूल इज कॉल्ड द बायोफ्यूल एंड दैट इज द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक बात है। तो इथेनॉल वाला एक बार हमने किया था, एक बार रिवाइज करना उसको, इससे लिंक करके देखना तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक बात है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जो किससे बनता है? बाय द यूसेज ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक बात है। सेकेंड जनरेशन है जो कैसे बनता है आपका? बाय द नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब स्पेसिफिकली आप ऐसी क्रॉप लगाते हो जिनको यूज करके आप बायोफ्यूल बना लोगे। मतलब उन क्रॉप को लगाने का मकसद ही है कि बायोफ्यूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लांट कॉल्ड जत्रोफा प्लांट है जो आपको ये एरिड एरिया में मिल जाएगा, खास करके राजस्थान गुजरात वाले एरिया में। तो ये स्पेशली उगाया जाता है ताकि इसे बायोफ्यूल बन सके। और बायोफ्यूल अगर बन गया तो उस फ्यूल को कहाँ यूज़ करोगे? व्हीकल्स में यूज़ कर लोगे, तो अच्छी चीज़ है वो आप लोगों के लिए। ठीक है। तो जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है वो कैसे बनता है? बाय द यूसेज ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स। ठीक बात है। थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल है वो बनता है आपका बाय द यूज ऑफ एल्गी। एल्गी मतलब जो काई है ना, तो बेसिकली जो एल्गी है वो भी एक तरीके का प्लांट है। तो जब आप एल्गी की हेल्प से, एल्गी को यूज करके बायोफ्यूल बनाते हो तो फिर अल्टीमेटली हम उसको बोलते हैं दैट इज द थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक बात है। फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल वो फ्यूल्स होते हैं जो बेसिकली वो क्रॉप्स लगाओ जिसमें बेसिकली कार्बन की जो कंटेंट है वो ज़्यादा हो, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो, जिनके पास जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो ज़्यादा हो। क्योंकि हमें ये पता है कि नॉर्मल जो क्रॉप्स होती हैं उनमें कार्बन कंटेंट होता है, शुगर केन में भी है, राइस में भी है, व्हीट में भी है। लेकिन आपने इन क्रॉप्स के जो प्लांट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस ऐसे करने हैं, कुछ इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करनी है कि उनमें कार्बन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए। ठीक है। अगर वो कार्बन का अमाउंट अगर बढ़ा दिया आपने, खास करके ऐसी क्रॉप में जो स्पेशली आपने लगाई हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जो सेकंड जनरेशन हम लोगों ने किया था, तो फिर आपने वो क्रॉप्स लगा दी बाय द जेनेटिक मॉडिफिकेशन और फिर अल्टीमेटली उससे जो है फ्यूल बना लिया, तो दैट फ्यूल इज द फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन कौन सा है आपका? ऐसी क्रॉप जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और जिनके खास करके उनमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बन है, और फिर उनको सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल है उनके जैसे ही उनको यूज़ करके जो बायोफ्यूल है वो बना लिया जाता है। ठीक बात है। तो अब क्या पता लगता है इसमें फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स कैसे बनते हैं? खास करके ऐसी नॉन फूड क्रॉप्स जिनमें हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके
जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके कार्बन का कंटेंट बढ़ा दिया है और उसके बाद हम लोगों ने इससे फ्यूल बनाया है, दैट फ्यूल विल बी नोन एज फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट जनरेशन बाय द यूज ऑफ फूड क्रॉप्स, सेकेंड जनरेशन बाय द यूज ऑफ नॉन फूड क्रॉप्स, थर्ड जनरेशन बाय द यूज ऑफ एल्गी एंड फोर्थ जनरेशन इज द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप जिनमें कार्बन का कंटेंट बढ़ा दिया है और फिर उनको अल्टीमेटली फ्यूल बनाने के लिए यूज कर लिया गया है। ठीक है, तो दीज आर दी करंट अफेयर्स ऑफ दी पार्ट 1 ऑफ दी अगस्त। हम लोग कल करेंगे अगस्त के पार्ट 2। ठीक है, तो इतना एक बार रिवाइज करना। तो हम लोग कल मिलते हैं सुबह 7 बजे ही। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।